फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे कैपिटल गेन के अंदर आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 50C, जो बात करता है उन कैपिटल एसेट्स की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे आपने अपनी लैंड बेची है, घर बेचा है, मतलब बिल्डिंग बेची है या फिर लैंड एंड बिल्डिंग बेची है, तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है एज कैपिटल गेन बचाने के लिए, तो वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है और आपने देखा कि उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को हम सर्कल रेट भी बोलते हैं, वो ज़्यादा है जितना आपको सेलिंग प्राइस मिला है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक घर है, उसका आपने बोला कि मैंने जो सेलिंग प्राइस है, जो मैंने घर जितने में बेचा है वो है 50 लाख रुपए, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है आपकी 60 लाख रुपए। अब होता क्या है, जब हम कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसके अंदर ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस माइनस करके आपका नेक्स्ट कंसिडरेशन आता है। उसमें आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करते हैं, आपका कैपिटल गेन आता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। लेकिन हुआ क्या, गवर्नमेंट ने कहा भैया तुम तो अपनी सेलिंग प्राइस कुछ भी दिखा दोगे, कम से कम दिखा दोगे तो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कम हो जाएगी, जिससे कि आप अपना कैपिटल गेन बचा लोगे। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा अगर आपकी एस डी वी ज़्यादा है तो आपको वही लेनी पड़ेगी। लेकिन ये भी गलत है, तो गवर्नमेंट ने कहा हम एक 10% का टॉलरेंस बैंड रखेंगे। मतलब अगर आपकी सेलिंग प्राइस से 10% ज़्यादा है एस डी वी, तो आपकी सेलिंग प्राइस भी चल जाएगी, लेकिन 10% से कम है तो नहीं चलेगी। तो टॉलरेंस बैंड क्या रखा गया था, जैसे मान लीजिए, एक मैं चार्ट बना देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आपका जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ से ध्यान से देखिए, आपका सेलिंग प्राइस और आपकी एस डी वी। आपका सेलिंग प्राइस मान लीजिए है 50 लाख, तो आपकी एस डी वी है 57 लाख। तो यहाँ पर क्या होगा, एस डी वी ही मानी जाएगी। जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आपकी एस डी वी अगर ज़्यादा है, 110% ऑफ आपका सेलिंग प्राइस, तो आपको यहाँ पर एस डी वी ही लेना पड़ेगा। अगर 110% से कम है तो आपका जो भी आपने सेलिंग प्राइस बताया है वो भी चल जाएगा। जैसे आपने लिया 50 लाख, 57 लाख, तो 57 लाख ही माना जाएगा। अगर आप बोल रहे हो कि आपने 50 लाख की बेची है और मार्केट रेट मतलब सर्कल रेट आपका 52 लाख है, तो आपकी सेलिंग प्राइस चल जाएगी, क्योंकि 55 लाख तक की एस डी वी भी होती तो चल जाता, उससे ज़्यादा होती एस टी वी तो नहीं चलता। सेलिंग प्राइस आप इतना कम बता सकते हो। तो और या फिर इसके अलावा मैं बात करूं, आपका है 50 लाख का अमाउंट जो आपने बेचा है, लेकिन एस डी वी है आपकी 47 लाख, कम है, तो आपको 50 लाख ही दिखाना पड़ेगा जितने में आपने बेची है। अब ये आया क्यों, क्यों आया, देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट से पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आपने देखा होगा शेयर जो हमारा मतलब इसके शेयर मतलब ये होते हैं, प्रॉपर्टी प्राइस होते हैं बहुत हाई जाते थे। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मेरी प्रॉपर्टी होती थी, मैं क्या करता था, 100 करोड़ की होती थी, मैं बोलता था 90 करोड़ कैश में दे दो, 10 करोड़ चेक और इनके बदले दे दो। तो मैं घपलेबाजी करता था, मैं दिखाता था 10 लाख देखो मेरी फेयर वैल्यू है। तो एक टॉलरेंस बैंड लगाया गया। पहले ये टॉलरेंस बैंड 5% था, अब ये 10% हो चुका है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है जो मैंने आपको बताई 10% वाली। तो इतना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। मान लो मेरी प्रॉपर्टी भूतिया है, नॉट इम्पॉर्टेंट की भूतिया है, हो सकती है उसकी नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन अलग हो, कुछ और रीजंस हो सकते हैं, अच्छे से बिल्ट ना हुई हो, कुछ भी प्रॉपर्टी की कुछ भी हो सकता है। तो मान लो मैं मेरी 50 लाख की मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, एस डी वी था उसका 60 लाख। तो अब क्या होगा इस केस में, एस डी वी तो 10% से अगर इसका मैं 10% करूँ तो 55 लाख, लेकिन उससे तो ज़्यादा है, इसका मतलब एस डी वी ही लगेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसे बात नहीं चलेगी। तो अगर मैं इस केस को कहीं और चैलेंज ना करूं और इसको मैं असेसिंग ऑफिसर को बोलूं कि प्लीज़ आप मेरा केस ट्रांसफ़र कर दीजिए वैल्यूएशन ऑफिसर को, वैल्यूएशन ऑफिसर भी हमारा डिपार्टमेंट का ही होता है, तो हम उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए प्लीज़ केस। ये रजिस्टर्ड वैल्यूएशन ऑफिसर नहीं होता है, ये हमारा डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर होता है, इसे हम डिविजनल वैल्यूएशन ऑफिसर भी बोलते हैं। मैंने कहा प्लीज़ सर केस ट्रांसफ़र कर दीजिए। यहाँ पर लॉ में लिखा है कि एओ मे ट्रांसफ़र योर केस टू वीओ, मतलब जो असेसिंग ऑफिसर है
ट्रांसफ़र कर सकता है, मे चांसेस हैं, मे का मतलब है कि हो सकता है, लेकिन असलियत में वो करता ही करता है अगर आपके बैकग्राउंड ख़राब नहीं है तो उसने आपका केस ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या होगा देखिए, आप मेरा केस याद रखना, ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफिसर, मान लो मेरी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, मेरी उससे मेरी सटकी हुई थी, उसने बोल दिया कि भैया 83 लाख है तेरी वैल्यू, तो क्या होगा, तो मेरी जो वैल्यू है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, वो 60 लाख ही बन जाएगी। उसने ज़्यादा दिया है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, फिर 60 लाख ही लग जाएगी। उसने कहा कि ये 60 लाख। लेकिन अगर मान लो मेरा जो ये था वैल्यूएशन ऑफिसर था, बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, उसने बोला चलो ना तुम्हारी ना उनकी बीच का प्राइस लेते हैं 56 लाख, 56 लाख या 55 लाख, मान लो 55 लाख में डन समझो, 55 लाख तुम्हारी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, तो हम 55 ही ले लेंगे। यहाँ पर आपका टॉलरेंस बैंड नहीं चलेगा, यहाँ पर आपका टॉलरेंस बैंड खत्म हो जाता है क्योंकि एक तरीके से आपने केस कर दिया है, तो ठीक है, तो 55 लाख वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो आपका वैल्यूएशन ऑफिसर बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा ही दोस्त निकला, उसने कहा अरे इसकी वैल्यू तो बस 45 लाख है, भूतिया कर रहा है भाई, तो तुमने तो 50 लाख का बेचा था, तो 50 लाख वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हमें समझ आ गया। मतलब 83 लाख है तो 60 लाख हो जाएगी, 55 लाख है तो 55 लाख ही हो जाएगी, 45 लाख है तो 50 लाख हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमें केसेस समझ आ गए। इसमें ही आगे चलते हैं, आगे मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ इसके अंदर, देखिए। अब मान लीजिए आपने एग्रीमेंट किया, ये बात अच्छे से याद रखना जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, और एक रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है सर, आप बताना क्या चाहते हैं, बताता हूँ। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप घर बेचने जाते हैं, और ये याद रखनी है चीज़। मान लें आपके एग्रीमेंट डेट है 10/7/2020, आपकी रजिस्ट्रेशन जब आपने करवाई वो है 14/2/2021। जब आपने एग्रीमेंट किया, मान लो आपका और मेरा एग्रीमेंट हुआ, तब सेलिंग प्राइस आपने बोला कि भैया 50 लाख का घर बेचूंगा, मैंने कहा ठीक है मैं 50 लाख का खरीदूंगा, और एचडीवी उस दिन मार्केट में थी 60 लाख रुपए, तो ठीक है 60 लाख लग जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन करवाने गए उस दिन एचडीवी हो गई हमारी 82 लैक्स की, ज़्यादा बढ़ गई। अब तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 82 लाख लगेगा, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा है, 10% से टॉलरेंस बैंड भी यहाँ काम नहीं करेगा। तो क्या कर सकते हैं, तो पहली बात क्वेश्चन ये आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसकी लगेगी, 60 लाख की या 82 लाख की, रजिस्ट्रेशन डेट की या एग्रीमेंट वैल्यू की। तो आप वीडियो को पॉज करके सोचिए। आंसर इज रजिस्ट्रेशन डेट की। क्यों सर रजिस्ट्रेशन डेट क्यों, क्योंकि हम जो स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं तो वो तो हम रजिस्ट्रेशन डेट को पे करते हैं ना, तो हमारी रजिस्ट्रेशन डेट की लगेगी। अच्छा, लेकिन लॉ ने ये कहा है कि तुम एग्रीमेंट डेट की भी लगा सकते हो। अच्छा लगा सकते हैं, तो हमें क्या याद रखना है सर, एग्रीमेंट डेट की तुम तब लगा सकते हो अगर, जैसे तुमने और मैंने एग्रीमेंट किया था, मैंने बोला 50 लाख रुपए का मैं खरीद लूंगा, तो मैंने कोई भी पार्ट पेमेंट, यहाँ लॉ ने अमाउंट डिफाइन नहीं किया, मैंने कोई भी पार्ट पेमेंट तुम्हें उस अग्रीमेंट डेट को ही कर दी, अग्रीमेंट डेट को ही कर दी, ठीक है, कोई भी पार्ट पेमेंट कर दी, तो पेमेंट कर दी या तो उस डेट को, एग्रीमेंट डेट को, या फिर उससे पहले, या फिर उससे पहले, बिफोर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, या तो एग्रीमेंट डेट पे या पहले अगर मैंने आपको कोई भी पेमेंट कर दी छोटी मोटी, तो ये मान लिया जाएगा। लेकिन पेमेंट इन मोड से होनी चाहिए, या तो चेक, या फिर तुम्हारा, एक मिनट मैं तुम्हें बता देता हूँ, या तो अकाउंट पे ही चेक, या अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट, एनी अदर मोड थ्रू बैंक, और ये थोड़े से मोड बता रखे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, यूपीआई आपका जो पता होगा पेटीएम और ये भीम एप्लीकेशन इन सब का होता है, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम, भीम भी दे दिया यहाँ से, आधार पे उसका नाम होता है, तो इनके थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो वो मान लिया जाता है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं और यहाँ पर बता दूँ, लोगों को डाउट रहता है कि अगर मान लीजिए किसी ने मेरे को एक बार पूछा था कि चेक है, चेक मान लो 10/7/20 को तुमने काट के दिया और वो क्लियर हुआ बैंक में 15/7/20 को, तो क्या माना जाएगा, हाँ तब भी माना जाएगा कि एग्रीमेंट डे को पैसे दे दिए थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा वो ये पूरा सेक्शन। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।